एंड नाउ हम लोग प्रॉपर स्टार्ट करते हैं बुक रीड का, विच वाज अवर रीड आउट्स, यू नो। तो मियोसिस, दो तरह की सेल डिवीजन होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रिड्यूस हो जाते हैं, याद रखिए। जो आपके पास मियोसिस है उसका कैरेक्टर ये है कि जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी कि जो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, क्रोमोसोम। अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन के नॉर्मल सेल के अंदर 46 हैं, तो ह्यूमंस के अंदर जब मियोसिस होगी तो 46 23 के पेयर्स में टूट जाएंगे, और हर डॉटर सेल में यानी कि 4 डॉटर सेल्स में से हर एक में आपके पास 23 क्रोमोसोम होंगे। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, दैट्स वाई हम लोग मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और वो क्यों होते हैं, ये तो खैर पूरी कहानी हम लोग सुन के आए हैं पीछे। अगर आपको नहीं समझ आए आप पीछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट मी टेक द हाईलाइटर। Meiosis is a type of cell division in which single cell divides into 4 daughter cells, हम पता है। And number of chromosome, वही वाली बात आ गई, and number of chromosome become half in each daughter cell। यानी कि जो नया डॉटर सेल बनेगा, 4 डॉटर सेल बनेंगे, उनमें से हर एक डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे पेरेंट सेल से, यानी उस सेल से जिससे डिवाइड हो गए वो 4 सेल बने हैं। अच्छा, इन एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के अंदर मियोसिस टेक प्लेस इन जर्म सेल्स टू प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग्स, वेयर एज इन प्लांट इट टेक प्लेस इन स्पोर मदर सेल्स, जिसको SME भी कहते हैं, टू प्रोड्यूस स्पोर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और एज वी नो कि हमारी हर बात इंपॉर्टेंट होती है। देखें, एनिमल सेल्स के अंदर जो मियोसिस होती है वो जर्म सेल्स के अंदर होती है, बिकॉज हमें पता है, और आई थिंक हमने लेक्चर में पीछे डिस्कस भी किया था किसी न किसी लेक्चर में, कि एनिमल्स के अंदर 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक को आप लोग सोमैटिक सेल्स कहते हैं, यानी कि वो सेल जो कि नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉडी के अंदर जो दूसरे फंक्शन होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। और दूसरे होते हैं आपके पास जर्म सेल्स, जिनका ओनली फंक्शन ये होता है कि उन्होंने मियोसिस करके गैमीट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो वो सेल जो कि गैमीट्स बनाएंगे, जो कि मियोसिस करेंगे, उसको जर्म सेल्स कहते हैं। एनिमल्स के अंदर जर्म सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मियोसिस करके गैमीट्स बनाते हैं। अब गैमीट्स क्या होते हैं यार? गैमीट्स सिर्फ नाम है। मियोसिस में हमें बताया ना कि एक सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, ठीक है, उसमें से हर एक डॉटर सेल को हम लोग गैमीट कहते हैं। अच्छा, अब एज वी नो कि अगर मियोसिस है यानी कि मियोसिस हो रही है, तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, दैट्स व्हाई मियोसिस होती है ना, ताकि हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम थ्रू आउट द जनरेशंस कंजर्व्ड रख सके, कांस्टेंट रख सके। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें 2 जेंडर्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल। तो 2 किस्म के आपके पास गैमीट्स बनेंगे। जो आपके पास मेल गैमीट होगा उसको कहेंगे स्पर्म, और जो फीमेल गैमीट होगा उसको हम लोग कहेंगे एग। अगेन रिपीट करता हूं, देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मतलब मेल और फीमेल दोनों होंगे। जब मेल के अंदर उसके जर्म सेल्स गैमीट्स बनाएंगे तो उनको हम लोग स्पर्म्स कहेंगे, और जब फीमेल के अंदर उसके जर्म सेल्स गैमीट्स बनाएंगे तो उन गैमीट्स को हम लोग एग्स कहेंगे। बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो तब होती है जब प्लांट्स के अंदर स्पोर मदर सेल्स डिवाइड करते हैं और वो स्पोर्स बनाते हैं। यानी कि एनिमल के अंदर जो आपके पास मियोसिस का रिजल्टिंग डॉटर सेल है उसको गैमीट्स कहा जाता है, और प्लांट्स के अंदर उनको स्पोर्स कहा जाता है। सो ये आपके पास ओवरऑल उस पूरी मियोसिस की डायग्राम है, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन हम लोग इसको अलोंग द वे समझेंगे जब हम लोग मियोसिस का एक एक स्टेप देखेंगे। तो जब कोई भी स्टेप हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग इस डायग्राम में आके देखेंगे, और फिक्र मत कीजिएगा, इस वीडियो के अंदर भी आपको मियोसिस देखने को मिलेगी। ओके, तो अब बात आती है आपके पास इवेंट्स ऑफ मियोसिस की। सो लेट मी टेक द हाईलाइटर। मियोसिस इज अ सीरीज ऑफ 2 डिविजन्स। मियोसिस के अंदर 2 डिविजन्स होती हैं, यानी कि मियोसिस सीरीज है किसकी? 2 डिवीजन की। सीरीज मतलब जो कि एक सीक्वेंस में होती है, मतलब कि पहले एक होगा फिर दूसरा होगा। पहले दूसरा नहीं हो सकता, पहले पहला होगा फिर दूसरा होगा। अच्छा, 2 डिविजन्स क्यों? देखें, मियोसिस के नतीजे में एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है ना, तो पहले क्या होता है, पहले एक सेल 2 में टूटते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक था, ये 2 में टूटा, दिस वॉज 1, यानी कि ये पहले 2 में टूटा, 1 2, और इनमें से हर एक, फॉर एग्जाम्पल ये एक ये रहा और ये रहा, ये फर्स्ट डिवीजन है और ये आपके पास सेकंड डिवीजन है, तो हुई ना 2 डिवीजन। लेट मी टेक द हाईलाइटर बैक।
सो मियोसिस इज अ सीरीज ऑफ टू डिविजन्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यानी कि जो पहली वाली आपके पास डिवीजन है जिसमें 2 सेल बन रहे हैं, इसको आप लोग मियोसिस 1 कहते हैं, और जो दूसरी वाली आपके पास डिवीजन है इसको आप लोग मियोसिस 2 कहते हैं, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 हेप्लॉइड सेल्स। बिकॉज एज वी नो कि हम लोग इनको हेप्लॉइड सेल कह रहे हैं, मतलब कि जो गैमीट्स बनेंगे वो हेप्लॉइड होंगे, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होंगे किसके, पेरेंट के, यानी कि पेरेंट में जितने होंगे उनसे हाफ उनके गैमीट्स के अंदर होंगे। पेरेंट्स के अंदर डबल होते हैं, उसको हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं, लेकिन गैमीट्स के अंदर वो उसके हाफ होते हैं, दैट्स वाई उनको हम लोग हाफ से निकला है, हेप्लॉइड। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट होती है मियोसिस 1। वैसे टू बी फेयर जितनी मेरी बायो के लेक्चर्स होंगे ये आई थिंक उनमें से सबसे टफेस्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ओके। मियोसिस 1, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन। फर्स्ट मायोटिक डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन। क्यों रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या रिड्यूस हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स, ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड। यानी कि जो मैंने पिछले लेक्चर में एक मिस्टेक की थी कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो आपके पास मियोसिस होती है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन के अंदर आपके पास जस्ट जो कॉपीज हैं वो अलग रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों के दोनों जो नए सेल बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले जो लेक्चर था उसमें यह मिस्टेक की थी कि इसके अंदर भी आपके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं और इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और यहाँ पर वो जो 46 यहाँ पर थे, ठीक है, वो यहाँ पर आने के बाद इस फेज में वो 23 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत था। सही क्या है, होता यह है कि एज वी नो कि इसके अंदर तो 46 है, ये तो कंफर्म है, यहां पर ये 46 23 और 23 के पेयर्स में टूट जाएंगे, और ये जो 23 पेयर होगा ये याद रखिए डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होगा, ये इस फेज में होगा। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये मतलब कि ये जो एक क्रोमोसोम है इसकी एक कॉपी हुई हुई है, ये किस फॉर्म में होगा, डुप्लीकेट, ये भी डुप्लीकेट। और यहां पर आपके पास जो है वो इसमें भी 23, बिकॉज ये जो ये वाला सेल था वो यहाँ आ गया, ये जो ये वाला था ये यहाँ आ गया, इसमें भी 23 क्रोमोसोम और इसमें भी 23 क्रोमोसोम। अब ये जो आपके पास कॉपीज हैं ये बीच में से हाफ होंगी, जिस तरह से माइटोसिस में होता है। एक्चुअल में सेकंड जो आपके पास मायोटिक डिवीजन है उसको माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं समटाइम्स, बिकॉज उसमें बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा माइटोसिस के अंदर होता है। यानी कि पहले आपके पास 46 जो है वो 23 के पेयर में टूट गया, और उसमें जो हर एक क्रोमोसोम था वो डबल फॉर्म में था, बिकॉज उसकी ऑलरेडी डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए डबल हो गया था। लेकिन जो सेकंड मायोटिक फेज होता है उसके अंदर वो जो 23 क्रोमोसोम की जो डुप्लीकेटेड फॉर्म थी, यानी कि जो एक्स शेप था, वो हाफ हाफ में बिल्कुल ऐसा ऐसा हो जाता है। सही है, और जो रिजल्टिंग सेल्स होते हैं उनके अंदर भी 23 23 23 और 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, तो ऐसा होता है। लेट मी टेक द हाईलाइटर बैक। सो यानी कि मियोसिस जो 1 है वो क्या है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, एज यू कैन सी। ये आपके पास मियोसिस 1 है ये पूरी, तो ये आपके पास 46 थे, यहाँ पर आपके पास 23 यानी कि हाफ हो गए। ठीक है, अच्छा मियोसिस 1 जो है इट कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। यानी कि जिस तरह से माइटोसिस में था ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसी तरह से यहाँ पर भी हैं आपके पास प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। और जो मियोसिस 2 होगी उसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, यानी कि ये फेजेस के नाम है। और याद रखिएगा ये फेजेस के नाम हमने सिर्फ अपनी आसानी के लिए दिए हैं, कोई मतलब प्रोसेस इसका अपना नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि एक फेज के बाद रुक जाता है कि अब प्रोफेज 1 हो गया फिर मेटाफेज होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, कि कंटिन्यूसली होता रहता है। हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ तक हुआ तो प्रोफेज है, इसके बाद मेटाफेज है, इसके बाद एनाफेज है, रुकता वुकता नहीं, ये चलता रहता है। अच्छा अब बात करते हैं प्रोफेज 1 के बारे में। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, यानी कि ये मियोसिस का सबसे लंबा फेज है। इसको फर्दर हमने 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, लिपोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ये 5 फेज हैं, यानी कि प्रोफेज के अंदर 5 फेज हैं, ये रहे 1 से लेकर 5 तक, और उसके अंदर जो पहला फेज है वो है लिप्टोटीन। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज फॉलोइंग चेंजेस अकर्स, यानी कि लिप्टोटीन में ये होता है, chromatin network break into specific number of long thin beaded thread called लिप्टोटीन। यहाँ पर वही वाली बात हुई है, यानी कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है मतलब कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है बेसिकली। ठीक है, जितने भी आपके पास क्रोमोसोम थे, ठीक है, एज वी नो के जो आपके पास प्रोफेज 1 ऑफ माइटोसिस था उसमें क्या होता है कि जितना भी क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है।
तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि यहाँ पर मिस्टेक है। ये असल में कुछ ऐसा है कि द क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच वी कॉल्ड क्रोमोसोम। तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। अच्छा, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत है। द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक नहीं, कंडेंस। यहां पर आप लोग लिखेंगे कंडेंस। इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेप्टोटीन। नहीं, आई थिंक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और अगर गलत भी कर रहा हूं, अगर मैं ये जो अपने मुताबिक करेक्शन कर रहा हूं, अगर ये गलत भी है, तो अगर आप लोग इस जुमले को पढ़ेंगे आफ्टर बीइंग करेक्टेड, तब भी इसका कोई मतलब गलत नहीं बन रहा, क्योंकि वैसा ही होता है। क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन बीडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच वी कॉल्ड क्रोमोसोम। अच्छा, ईच थ्रेड हैज टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर लिप्टीन इन ईच सेल कॉल्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि ईच थ्रेड यानी कि हर जो क्रोमोसोम है उसका एक सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल दूसरा क्रोमोसोम, जिसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। बिकॉज एज वी नो के जो आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें, 46 क्रोमोसोम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? 23 के पेयर्स में, यानी कि 23 पेयर होते हैं और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम। तो ये कह रहा है कि हर क्रोमोसोम का एक दूसरा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर पेयर होता है, ठीक है, हर सेल के अंदर, जिसको हम लोग होमोलोगस स्ट्रक्चर या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम कह सकते हैं। क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, मैं याद रखिए, इट्स नॉट श्योर दैट कि ये जो मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि आफ्टर करेक्शन इस जुमले का एक मतलब बन रहा है कि ईच थ्रेड यानी कि हर क्रोमोसोम, थ्रेड मीन्स क्रोमोसोम, हैज टू मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिप्टीन, यानी कि उसका एक दूसरा, उसी की तरह का एक दूसरा क्रोमोसोम होता है। बिकॉज एक अगर फादर से आया है तो उसका एग्जैक्टली सिमिलर मदर से आता है, और जब वो 2 सिमिलर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यानी कि लिप्टोटीन फेज के अंदर जो आपके पास क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम की बात की गई है कि हर सेल के अंदर वैसे भी जो आपके पास 23 पेयर्स होते हैं, हर एक पेयर आपस में एक दूसरे के इर्द गिर्द आ जाता है। मतलब कि एज वी नो के फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेयर के जो 2 आपके पास क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी कि ईच थ्रेड हैज 2 मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लिप्टीन। लिप्टीन्स मींस 2 मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर क्रोमोसोम, मतलब कि हर पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, लेट मी टेक द हाइलाइटर। जाइगोटीन की बात आ रही है। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, यहां देखिए यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम ने इसने खुद कह दिया। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज यानी कि जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम विच कम फ्रॉम मदर बाय ओवा, ठीक है, बिकॉज एज वी नो के ओवा मीन्स ओवा यानी एग, ओवा मतलब एग, ठीक है, ओवा का मतलब ये जो ओवा है, ओवम इट मीन्स एग। और एग क्या है? एग फीमेल गेमीट को कहते हैं, यानी कि फीमेल के अंदर जब सेल मियोसिस करते हैं तो जो नए डॉटर सेल बनते हैं उनको गेमीट कहते हैं, और जो फीमेल गेमीट है उसको हम लोग एग या ओवा कहते हैं। यानी कि ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि जो पेयर हैं, उन पेयर में से एक जो क्रोमोसोम है वो मदर से आया है बाय ओवम यानी कि बाय एग, और जो दूसरा पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर वो आपके पास फादर से आया है। लेट मी टेक द हाइलाइटर। वो आपके पास फादर से आया है। कहां से? स्पर्म से। अब स्पर्म क्या है? स्पर्म इज द मेल गैमीट, ठीक है। अच्छा, आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड देयर लेंथ वाइज पेयरिंग टेक्स प्लेस, यानी कि जो हर पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम है वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अच्छा, इसको हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे, लेकिन यहां पर आप लोग इतना समझें कि जो अगर आप लोग ये वाली पिक्चर याद रखें, ठीक है, तो एज वी नो के हर पेयर के अंदर 2 एग्जैक्टली सेम क्रोमोसोम थे, ठीक है। तो हर जो पेयर है उनके जो 2 क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, और उनकी लेंथ वाइज पेयरिंग होती है, मतलब कि उनकी पूरी लंबाई में कुछ कुछ पार्ट आपस में अटैच होते हैं। हम लोग इसकी प्रॉपर जो है वो डायग्राम देखेंगे और एनिमेशन भी है, लेकिन यहां पर सिर्फ आप इतना सुने। अच्छा, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज साइनाप्सिस, यानी कि वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम का आपस में मिलना है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम लोग साइनाप्सिस कहते हैं, ठीक है। वाइल द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम आर नोन एज बाइवेलेंट, यानी कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक पेयर की सूरत में मिल जाते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं कि वो क्या हैं? वो एक बाइवेलेंट बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल एज वी नो वो जो 2 आपके पास क्रोमोसोम्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। लेट मी ड्रॉ। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मैं गोल गोल नहीं बना रहा, मैं इसको बिल्कुल सिंपल एक्स की तरह रख रहा हूँ,
कि ये आपके पास उस पेयर का एक क्रोमोसोम है और ये आपके पास उस पेयर का दूसरा क्रोमोसोम है, वो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको एक डिफरेंट कलर से बनाऊं, डेफिनेटली मुझे बनाना चाहिए ब्लैक, आई थिंक ब्लैक ठीक रहेगा। फॉर एग्जांपल ये उस होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर का एक क्रोमोसोम है जो कि मैंने ब्लैक में शो किया है, और जो दूसरा रेड में है वो दूसरा क्रोमोसोम है। तो होता ये है, यहाँ पर ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि वो जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें से एक मदर से आता है यानी कि ओवा से, यानी कि फीमेल गेमीट से, और दूसरा जो मेल गेमीट से आता है, आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एंड देयर लेंथ वाइज पेयरिंग टेक प्लेस, यानी कि उनकी यहाँ पर भी उनकी पेयरिंग हो रही है और यहाँ नीचे भी उनकी पेयरिंग हो रही है, एज यू कैन सी। अच्छा, और इस पेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्सिस, यानी कि ये जो मिलने का प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम लोग साइनैप्सिस कहते हैं, दिस साइनैप्सिस। और मिलने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, यानी कि जो दो एक्स मिले हैं, दो क्रोमोसोम आपस में मिले हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि ये एक बाइवेलेंट है। बाई मीन्स टू, ठीक है, यानी कि जब दो क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं, इस किस्म का जो है वो डबल एक्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक बाइवेलेंट है। इसकी जो है वो प्रॉपर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा और जो है वो मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। लेट मी टेक द हाइलाइटर बैक। अच्छा, सो नाउ आप लोग देख सकते हैं कि बाइवेलेंट बन चुका है, जाइगोटीन हो चुका है, मतलब कि जाइगोटीन फेज इज कंप्लीट, नाउ वी हैव पैचिटीन। The synaptic forces of attraction between each bivalent decrease and the chromosome uncoil and separate। यानी कि अब क्या हो रहा है, अब जो साइनेप्टिक फोर्सेस मींस वो जिन्होंने इन दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे के करीब लाया था, वो अब डिक्रीज होती हैं, यानी कि साइनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवेलेंट, यानी कि वो फोर्स जो इन दोनों को एक साथ लाती है वो अब डिक्रीज होती है, एंड क्रोमोसोम अनकॉइल एंड सेपरेट, और आस्ता आस्ता अब क्रोमोसोम अनकॉइल होते हैं और सेपरेट होते हैं। मींस यहाँ पर ये लूज हो रहे हैं, मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो क्रोमोसोम बहुत स्टफ हो गए थे ना, बहुत स्टिफ हो गए थे, बहुत हार्ड हो गए थे, ये अटैच तो हैं लेकिन अब ये क्या हो रहे हैं, ये लूज हो रहे हैं, ठीक है। द सेपरेशन इज हाउ एवर इनकम्प्लीट, ये देखें सेपरेशन क्या है, इनकम्प्लीट, एंड पेयर्ड क्रोमोसोम आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट। देखें इसका मतलब ये है कि जो पेयर क्रोमोसोम है वो दो पॉइंट्स के ऊपर आपस में कॉन्टैक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ देखें तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, क्या लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ था आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एट वन और मोर पॉइंट। दो पॉइंट है ना, ये जो आपके पास ग्रीन में शो किए गए। अच्छा, ये जिन पॉइंट के ऊपर ये दो क्रोमोसोम आपस में कॉन्टैक्ट में है, इसको आप लोग क्याजमेटा कहते हैं। ये अगर आप लोग देखें, लेट मी टेक द पेन एंड एक डिफरेंट कलर लूँ जो कि आप लोग अच्छे से देख सकें। तो फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट्स हैं, ये मतलब कि ये इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर ये पॉइंट और इसके ऊपर ये, मतलब कि जिस पॉइंट के ऊपर दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है, उस पॉइंट को आप लोग कहते हैं क्याजमेटा। क्याजमेटा, समझे? मतलब कि वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम जो कि एक पेयर की सूरत में होते हैं, एक मदर से एक फादर से, वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे से अटैच हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग क्याजमेटा कहते हैं। क्याजमेटा रेड वाले क्रोमोसोम पर भी है और ब्लैक वाले क्रोमोसोम पर भी है, बिकॉज ब्लैक वाला क्रोमोसोम भी रेड से अटैच है और रेड वाला भी ब्लैक से अटैच है। तो जिस पॉइंट से वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, उसको क्या कहते हैं? क्याजमेटा। नाउ नेक्स्ट है कि ईच होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली एक्सेप्ट एट द सेंट्रोमेयर रीजन। मतलब कि जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है वो लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो पोर्शन था, ठीक है, ये वाला, ये बिल्कुल सीधा था ना ऐसा, लेकिन ये इधर हो गया, और ये जो ब्लैक वाला था, ठीक है, ये वाला, ये भी आपके पास सीधा था लेकिन ये टेढ़ा हो गया, लेकिन जो सेंट्रोमेयर है वो अपनी जगह पर है। मतलब कि सेंट्रोमेयर के अलावा बाकी जो पूरा का पूरा क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो जाता है, वो टेढ़ा हो जाता है। अच्छा, नाउ लेट मी टेक द हाइलाइटर अगेन। नाउ ईच बाइवेलेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 क्रोमेटिड्स एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट टेट्राड। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास बाइवेलेंट है इसके 4 क्रोमेटिड्स, 1 ये, 2, 3, 4, सो दैट्स वाई इसको हम लोग बाइवेलेंट टेट्राड कहते हैं। टेट्रा मीन्स 4, 8 मीन्स आई थिंक हैंड, तो मतलब जिसके ऐसा
बाइवेलेंट जिसके 4 आर्म्स हों, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं कि वो एक टेट्राड है। थोड़ा वेट कीजिएगा लेकिन आपको प्रॉपर समझ आएगा, बिकॉज जो मेरी डायग्राम है जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन करना है वो थोड़ा सा दूर है। अच्छा, यहाँ पर जब टेट्राड बन जाता है, ठीक है, वहाँ पर आपका पैसिटीन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पैसिटीन फेज कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अगेन से रिपीट करते हैं कि क्या हुआ, लेप्टोटीन में सारा का सारा जो आपके पास क्रोमेटिन नेटवर्क था वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम बन जाते हैं। जाइगोटीन में आपके पास वो जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जिनमें से एक मेल से यानी कि फादर से और एक मदर से आता है, वो आपस में एक दूसरे के करीब होते हैं और अटैच हो जाते हैं, और उनके अटैच होने के प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो अटैच होने के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको आप लोग बाइवेलेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये हो रहा है कि वो जो आपस में फोर्सेज हैं, ठीक है, वो जो कि उन दोनों क्रोमोसोम को एक साथ अटैच करके रखी हुई हैं, वो आस्ता आस्ता लूज होती हैं, और वो पॉइंट्स जिनके ऊपर वो जो आपके पास क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हैं उनको हम लोग कियाजमेटा कहते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट सेंट्रोमेयर रीजन, बाकी पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से अपार्ट होता है, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मतलब कहते हैं लंबाई, मतलब कि लेंथ वाइज ये बैंड हो रहा है। इस पॉइंट पे ईच बाइवेलेंट क्या था कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ पेयर हुए थे उसको हम लोगों ने बाइवेलेंट कहा था। अब वो जो बाइवेलेंट है उसको हम लोग टेट्राड कहते हैं बिकॉज इट हैज 4 क्रोमेटिड्स, वो जो मैंने आपको काउंट करवाया, यानी कि जो आप ऊपर आप लोग ग्रीन में देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ये देखें 1 2 3 4, यहां तक आपके पास पैचिटीन कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ आता है डिप्लोटीन। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट ऑफ क्रोमेटिड एट chiasmata. This exchange of segments of chromatids at chiasmata between homologous chromosome is called crossing over। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है कि देखें, chiasmata क्या था पहले वो देखते हैं। लेट मी जूम इट अ बिट, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। देखें, ये जो 2 आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम थे, दिस वन इज देयर, ये chiasmata के पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ अटैच थे। अब क्या होगा कि अब chiasmata के पॉइंट के ऊपर ये दोनों अपने क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये पहले वाले होमोलोगस क्रोमोसोम का हाथ है यानी कि आर्म है, और ये दूसरे वाले, अब क्या होगा कि इसका जो आर्म है, मतलब कि इस वाले का आर्म है, ये इस ब्लैक वाले क्रोमोसोम पे आ जाएगा, और ब्लैक वाले का आर्म इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएगा। समझे? यानी कि chiasmata के पॉइंट के ऊपर हमें ये पता है ना कि दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम chiasmata के पॉइंट के ऊपर एक दूसरे से अटैच थे। अब क्या होगा, अब एक होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड था, अब क्रोमेटिड क्या होता है, ये जो उसका स्ट्रक्चर, ये पूरा दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द क्रोमेटिड, दिस इज नोन एज क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड एक्सचेंज होंगे, यानी कि इस ब्लैक वाले से इस रेड वाले पे आ जाएगा और इस रेड वाले से इस ब्लैक वाले पे आ जाएगा, और ये जो प्रोसेस है इसको आप लोग कहेंगे कि ये आपके पास क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर मतलब एक खास बाउंड्री को क्रॉस करना। क्या क्रॉस करना? इस प्रोसेस में जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के सेगमेंट्स हैं वो क्रॉस करके दूसरे क्रोमोसोम पर जा रहे हैं, और दूसरे वाले क्रोमोसोम पर भी जो सेगमेंट है वो क्रॉस करके पहले वाले क्रोमोसोम पर भी आ रहे हैं, और ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान हो रहे हैं, और इस प्रोसेस को आप लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास डिप्लोटीन भी कंप्लीट होता है। नाउ वी हैव डायाकाइनेसिस। नाउ डाया मीन्स अपार्ट एंड काइनेसिस मीन्स मूवमेंट, यानी कि अब क्रॉसिंग ओवर के बाद जो 2 क्रोमोसोम थे वो एक दूसरे से अलग होंगे और दूर दूर मूव करेंगे। डाया मीन्स अपार्ट, ठीक है। व्हाट डाया मीन्स? दया नहीं है, ये डाया है। मुझे लगा आप सीआईडी वाले दया की बात करें। डाया मीन्स अपार्ट। डायामीटर होता है ना, इस तरह से डाया काइनेसिस मतलब कि दूर, अपार्ट मूव करना, एंड काइनेसिस मीन मूवमेंट। अच्छा, इसमें क्या होता है, रीड करते हैं। ड्यूरिंग दिस सब स्टेज न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिसअपेयर्ड, यानी कि जो न्यूक्लियाई है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपेयर हो जाती है। अब न्यूक्लियाई क्या है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब होती है तब न्यूक्लियस होता है, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है तो न्यूक्लियाई यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। यानी कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है तो एट द सेम टाइम न्यूक्लियाई भी डिसअपेयर हो जाता है। वेयर एज माइटोटिक अपैरेटस और स्पिंडल इज कंप्लीटेड। अच्छा, अब स्पिंडल फाइबर्स याद है आपको, जो सेंट्रियोल से निकलते थे, क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करते थे, उनका दूसरा नाम है माइटोटिक अपैरेटस। यानी कि डायकाइनेसिस के मोमेंट के ऊपर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्पिंडल फाइबर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा chiasmata moves from centromere towards the end, centromere towards the end of the chromosome like a zipper। यानी कि chiasmata वो पॉइंट था जहां पर दो क्रोमोसोम आपस में अटैच थे। अब ये होगा, अब जो स्पिंडल फाइबर अटैच होकर उन दोनों क्रोमोसोम को एक दूसरे से दूर खींचेंगे और जो chiasmata था वो जिप की तरह खुल जाएगा। जिप जैसे खुलती है ना कि पूरे सीक्वेंस से पहले नज़दीक वाला खुलता है, फिर उसके बाद ऐसे खुलता 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 बिल्कुल एंड्स भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी तरह से जो आपके पास chiasmata है वो डायकाइनेसिस में एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और पूरे के पूरे जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आई नो अगेन एट द सेम टाइम कि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट और बहुत कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। ये शायद आपने इस किस्म की हार्ड स्टडी पहली बार की है, बट डायग्राम देखेंगे इसके बाद एंड उसके बाद आपके पास एक मज़ेदार सी एनिमेशन है वो देखेंगे, उसके बाद आपको ये कंसेप्ट इतना मज़े का क्लियर होगा कि आपकी सोच है। और यहाँ पर जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाते हैं, सो एट दैट मोमेंट जो आपके पास प्रोफेज है और जो डायकाइनेसिस है वो एट द सेम टाइम कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ chiasmata इज नोन एज टर्मिनलाइजेशन। यानी कि जो chiasmata की मूवमेंट है कहाँ से, सेंट्रोमेयर से टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, इसको क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल आपने नाम सुना होगा शायद, इट मींस एंड, यानी कि एंड की तरफ मूव करना। chiasmata का एंड की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, टर्मिनलाइजेशन। ठीक है। एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस क्रोमेटिड्स स्टिल रिमेन कॉम्पैक्टेड एट देयर एंड्स। एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड्स स्टिल रिमेन कॉम्पैक्टेड एट देयर एंड, मीन्स वैसे के वैसे ही रहते हैं जहां पर वो थे, मतलब कि अपनी एक्चुअल फॉर्म में रहते हैं। मतलब कि अब जस्ट क्रोमोसोम एक दूसरे से बिल्कुल एंड में एक दूसरे के साथ जुड़े, मतलब बिल्कुल जो उनके क्रोमेटिड्स के एंड हैं उनकी मदद से जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो बस जस्ट एक दूसरे के साथ अड़े हुए हैं। अब आपके पास मेटाफेज शुरू होता है। इसमें क्या होता है, मेटाफेज 1, पहले प्रोफेज 1 कंप्लीट हुआ, अब मेटाफेज 1। फॉलोइंग चेंजेस अकर इन दिस फेज, मतलब कि मेटाफेज 1 में यही होता है। द बाइवेलेंट लाइन अप एट द इक्वेटोरियल प्लेन, यानी कि जिस तरह से माइटोसिस में ये होता था ना कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन पे एक दूसरे के साथ, यानी कि जो इक्वेटोरियल लाइन थी, ठीक है, वो लाइन जहां तक आपके पास स्पिंडल फाइबर एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं, वहां पर वो जो सारे के सारे बाइवेलेंट है वो अपने आप को अरेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल शायद ऊपर बना हुआ भी होगा, सो एज यू कैन सी हियर, ये देखें, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये यानी कि ये सारे के सारे जो बाइवेलेंट थे उन्होंने अपने आप को जो उसकी बॉर्डर लाइन थी, यानी कि जो इक्वेटर था वहां पर अपने आप को अरेंज कर दिया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मेटाफेज है। ठीक है, लेट मी टेक द हाइलाइटर बैक, नीचे चलते हैं। द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम अटैच विद द सेम फाइबर ऑफ स्पिंडल फाइबर, यानी कि अब क्या होगा, अब वो जो सेंट्रोमेयर है वो अपने आप को स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच कर देगा ताकि स्पिंडल फाइबर उसको खींचकर अलग कर सकें। तो ये आपके पास होता है मेटाफेज के अंदर। क्या होता है कि बाइवेलेंट अपने आप को इक्वेटर पे प्लेन करते हैं, मतलब कि अपने आप को अलाइन करते हैं, और फिर सेंट्रोमेयर से, यानी कि क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर से डिफरेंट स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। अब बारी आती है एनाफेज 1 की। At this stage, one chromosomes from each member homologous pair begin to separate and move towards its respective pole by the contraction of spindle fiber। मतलब कि जब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर में से, यानी कि जो बाइवेलेंट था, यानी कि जो दो क्रोमोसोम आपस में जस्ट एजेस की पॉइंट पे जुड़े हुए थे, वो बिगिन टू सेपरेट होते हैं, मतलब कि वो शुरू होते हैं सेपरेट होना एक दूसरे से और मूव करते हैं टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। ये होता है आपके पास एनाफेज 1 में, यानी कि वो जो बाइवेलेंट था उनके जो दो क्रोमोसोम थे उन दोनों के सेंट्रोमेयर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, और उससे वो अलग होते हैं और अलग होकर अपने अपने पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। द एक्चुअल reduction occurs at this stage because half the number of chromosomes move at each pole। यानी कि वो जो रिडक्शन थी, बिकॉज एज वी नो कि जो आपके पास मियोसिस 1 है वो कौन सी डिवीजन है, वो रिडक्शन डिवीजन है, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। तो यानी कि वो जो 46 क्रोमोसोम थे, यानी कि 23 के पेयर्स थे, वो पेयर्स अब हाफ होते हैं, यानी कि जो वो 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है, और अगर 46 क्रोमोसोम थे और हर दो पेयर का एक बाइवेलेंट बन गया, तो यानी कि ओवरऑल 23 बाइवेलेंट थे उस इक्वेटर के ऊपर, यानी कि इस इक्वेटर के ऊपर, यानी कि इस इक्वेटर के ऊपर कितने थे,
23 बाइवेलेंट थे, ठीक है, जो कि इस तरह से अटैच हुए। तो जब स्पिंडल फाइबर इसको आपस में से अलग करेंगे तो इधर कितने आएंगे 23 और इधर कितने आएंगे 23। याद रखिएगा 46 है ना, 46 ओवरऑल क्रोमोसोम थे। वो जो 46 थे वो 23 के पेयर में थे, यानी कि 23 पेयर्स थे, और एक पेयर मिलके क्या बना था बाइवेलेंट, यानी कि बाइवेलेंट थे 23। और जब बाइवेलेंट को बीच में से अलग किया गया, यानी कि एक बाइवेलेंट से 2 क्रोमोसोम निकले, ठीक है, एक यहां इस तरफ मूव हुआ और दूसरा यहां इस तरफ मूव हुआ। तो अगर 23 बाइवेलेंट थे और हर बाइवेलेंट को हाफ हाफ कर दिया गया तो इधर कितने क्रोमोसोम आए 23 और इधर कितने आए 23। 46 से 23 क्या हुआ रिडक्शन हुई किसकी क्रोमोसोम की। दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इट इज अवर रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्या हो रही है रिडक्शन नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। लेट मी टेक द हाइलाइटर। अच्छा, मोर ओवर एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जो आपने ऊपर देखी भी, द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम डू नॉट रिजेंबल विद ईच अदर इन जेनेटिक टर्म्स। बिकॉज क्रोमेटिड्स के सेगमेंट एक्सचेंज हो गए तो वो जो 2 क्रोमेटिड्स थे, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल्ड नहीं रहे। यानी कि एज यू कैन सी दिस पिक्चर, इसमें से एक क्रोमेटिड के ऊपर दूसरे क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है और दूसरा वाला जो आपके पास क्रोमेटिड है वो एज इट इज है, बिकॉज उसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। तो यानी कि जो 2 आपके पास क्रोमेटिड्स थे जो कि वेरी सिमिलर थे विद ईच अदर, वो अब सिमिलर नहीं रहे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई। अगेन रिपीट करते हैं, क्रॉसिंग ओवर यानी कि जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो उससे क्या हुआ, जो 2 क्रोमेटिड जो कि एग्जैक्टली सिमिलर थे, ठीक है, वो सिमिलर नहीं रहे, डज नॉट रिजेंबल विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि उनमें से एक क्रोमेटिड के ऊपर क्रॉसिंग ओवर की वजह से दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट आ गया। समझे? ये पिक्चर भी देख सकते हैं, देखें, ये जो एक क्रोमोसोम के ऊपर 2 क्रोमेटिड हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से डिसिमिलर हैं। एक का कलर बिल्कुल आपको सेम मिलेगा, मतलब कि एक वैसा ही है, लेकिन दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर की वजह से दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेगमेंट आ गया, जिसकी वजह से इसकी जो सिमिलैरिटी है वो नहीं रही और ये डिसिमिलर हो गए। अब आपके पास है फाइनल टीलोफेज। इस फेज के ऊपर क्या हुआ है कि जो आपके पास बाइवेलेंट था वो अपने क्रोमोसोम में टूट गया, 23 क्रोमोसोम एक तरफ, 23 क्रोमोसोम एक तरफ, ठीक है, यानी कि अब पोल्स के ऊपर क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स, यानी कि अब क्रोमोसोम के पोल्स पर पहुंचने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके पोल्स पर बनना शुरू हो जाएगी, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम्स एट ईच पोल, यानी कि हर पोल के ऊपर जो क्रोमोसोम होंगे उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अनकॉइल होना शुरू हो जाएंगे। द न्यूक्लियोलस रीअपेयर्स, यानी कि वो जो एक खास किस्म का स्ट्रक्चर जो कि हमने देखा था वो अपेयर हो जाता है। उसका फंक्शन एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, लेकिन जब सेल डिवीजन शुरू होती है तो ये गायब हो जाता है और जब सेल डिवीजन खत्म हो जाती है तो ये रीअपेयर हो जाता है। थर्स 2 डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, यानी कि जो 2 नए डॉटर न्यूक्लियाई हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आफ्टर वो जो 23 क्रोमोसोम थे जब वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके पास 2 नए डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। एंड एज वी नो कि इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास कैरियोकाइनेसिस है वो खत्म होती है और अब बारी आती है आपके पास सिंपली साइटोकाइनेसिस की। टीलोफेज मे और मे नॉट बी अकम्पनाइड, यानी कि टीलोफेज मे और मे नॉट बी अकम्पनाइड बाय साइटोकाइनेसिस एंड डॉटर सेल फॉर्मेशन, यानी कि टीलोफेज के बाद जो आपके पास साइटोकाइनेसिस है, ठीक है, वो हो भी सकती है, ठीक है, और नहीं भी हो सकती, यानी कि मे और मे नॉट अकम्पनाइड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बिकॉज टीलोफेज के ऊपर कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई। अब साइटोकाइनेसिस की बारी है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग इस पिक्चर को देखें तो ये 2 सेल्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, और सिंपली ऐसा हो सकता है कि एक लार्ज सेल होगा और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे, ठीक है। आगे रीड करते हैं। अब यहां पर इंटरफेस की बात आई है कुछ, ये क्या है देखते हैं। फॉलोइंग टीलोफेज 1, यानी कि टीलोफेज 1 के बाद इफ दिस स्टेज अकर्स देयर इज अ शॉर्ट पीरियड कॉल्ड इंटरफेज, यानी कि जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है उसके बाद एक शॉर्ट पीरियड होता है जिसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं, जिसमें वो एक सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं या फिर 2 सेल जिनके अंदर 2 डिफरेंट न्यूक्लियस हैं वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। देखें, साइटोकाइनेसिस हो भी सकती है, ठीक है, आफ्टर टीलोफेज 1 और नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर नहीं होती है और अगर होती है, दोनों के बाद एक खास किस्म का फेज आता है जिसके अंदर वो जो सेल हैं, यानी कि वो जो मल्टी न्यूक्लियाई सेल और 2 डिफरेंट सेल जिनके अंदर 2 डिफरेंट न्यूक्लियस हैं
वो थोड़ा सा वेट करते हैं बिफोर मियोसिस 2, यानी कि मियोसिस 2 से पहले थोड़ा सा वो इंटरफेज में जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं बिकॉज उनके कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने होते हैं। अच्छा, इट इज सिमिलर टू इंटरफेस बिटवीन माइटोटिक डिवीजन एक्सेप्ट द डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर। मतलब कि जो ये वाला इंटरफेज है ये माइटोसिस वाली सेल साइकिल की तरह इंटरफेज होता है, जिसके अंदर सिर्फ इसमें एक डिफरेंस होता है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस, दैट डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर। यानी कि माइटोसिस के इंटरफेज में एज यू कैन सी दिस पिक्चर डीएनए की रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, लेकिन इस वाले इंटरफेज में वो डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अननेसेसरी बिकॉज ईच क्रोमोसोम्स ऑलरेडी हैज टू क्रोमेटिड्स। अच्छा, अब क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑलरेडी डीएनए डुप्लीकेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मियोसिस 1 से पहले डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है और बाद में जो मियोसिस 1 के बाद इंटरफेज आता है उसके अंदर नॉर्मली इंटरफेस के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करता है, बट बिकॉज मियोसिस 1 से पहले डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुका है या डीएनए डिवाइड हो चुका है, मतलब कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है, सो दैट्स व्हाई मियोसिस 1 के बाद वाले इंटरफेस के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हुई। ठीक है, और यहां पर आपके पास जो है वो बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेकेंड मायोटिक डिवीजन, ठीक है, आपके पास जो मियोसिस 1 है वो आपके पास खत्म होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस 2।